नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 23 अगस्त 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और इस पूरे जो लेसन्स रहेगा इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है रांची में, जिससे मेन एम यही है ना दैट स्किल डेवलपमेंट को कैसे फोकस किया जाए, जिससे जो ट्राइबल के यूथ्स है ना, जो देखो ट्राइब्स बहुत कम्युनिटी रांची में रहती है, आपको पता होना चाहिए झारखंड में, राइट। वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी डू इनहैबिट देयर, राइट। तो उनमें कैसे इंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को लाया जाए, इसीलिए बेसिकली बूस्ट किया जा रहा है स्किल इंडिया मिशन को। और स्किल इंडिया मिशन के बूस्टिंग कैसे किया जा रहा है, ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसका नाम है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण में जो है ना उद्यमी प्रोजेक्ट मतलब जो यूथ है उसको आगे में ले आना है, राइट। ये एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसको फंड किया जा रहा है भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। मेन इसका एम यही है, बार बार बता रहा हूँ, ट्राइबल स्टूडेंट्स, राइट। इंप्लीमेंट किया जा रहा है 6 डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात भी आता है। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही किया जा रहा है, दैट विल बी रॉन्ग आंसर। समझ लो बात। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है अंडर संसदीय परिसंकुल योजना के अंडर। बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स जब मैं ट्राइबल यूथ की बात कर रहा हूं तो अगेन उनके स्किल्स में इजाफा होगा, क्या नहीं, जी हाँ। इनफैक्ट इससे इंश्योर भी किया जाएगा दैट एक इंक्लूसिव और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो ट्राइबल कम्युनिटी का। यही नहीं, ये एक इम्पार्ट करेगा फंक्शनल स्किल, जिससे वो अपने लाइवलीहुड को प्रॉपरली अर्न कर सके। इससे इंक्रीज होगा रूरल एज वेल एज लोकल इकोनॉमी, इन्हांस होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और फोर्स जो माइग्रेशन होता था ना वो बहुत हद तक घटेगा। आप खुद सोचो ना, माइग्रेशन कहाँ पे होता था, ज़्यादातर गाँव से शहरों में होता है ना। बहुत समय फोर्स माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि गांव में लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अब वो फोर्स माइग्रेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सरकार जो मेक श्योर कर रही है दैट गांव में ही वो अपॉर्चुनिटी ला रही है, राइट, जिससे फोर्स माइग्रेशन हो ही ना, राइट। कंजर्वेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवरऑल। नेक्स्ट, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्यों सिस्टम है, चलो डिस्कस करते हैं। सेबी ने रिसेंटली ज्वाइन किया है आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसके तहत अलाउ किया जाएगा कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड बनाने को। नाउ डैशबोर्ड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है। तो एसबीआई के अकाउंट में अगर जाइएगा तो अपना डैशबोर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। आपका अगर कोई इंडियन बैंक का अकाउंट है तो उसके वेबसाइट में जाइएगा तो अलग सा डैशबोर्ड मिलेगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा ना दैट आपका इंडियन बैंक में भी अकाउंट है, आपका एसबीआई में भी अकाउंट है, आपका एचडीएफसी बैंक में भी अकाउंट है ना। तो बट सारा डेटा जो है एक जगह नहीं है ना। बट अब ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत ये सारा डेटा, हर बैंक अकाउंट का डेटा एक प्लेस में आ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी सहूलियत होगी, आपको भी सहूलियत होगी अपने सारे डेटा को एक जगह देखकर, राइट। ये फ्रेमवर्क अलाउ करेगा कस्टमर्स को, जिससे कस्टमर शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड, अबाउट द स्टॉक होल्डिंग विद ऑल द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। यही नहीं, इट विल ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड प्रिवेंटिंग फ्रॉड लोन्स एंड क्रेडिट्स। जी हाँ, आपको पता है ना हर्षद मेहता स्कैम वो कैसे होता था। तो एनीवेज चलो वो तो पास्ट की बात है, तब तो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा ये भी नहीं थी। बट हाँ, अभी जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इन्हांस्ड है, राइट, तो हम क्यों ना मेक श्योर करेंगे दैट कोई भी एक छोटा मोटा प्रोविजन भी ना बचे जिससे एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सके, ठीक है। सो अनडाउटेडली ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड रिमेंबर एज वेल। मोर ओवर ये पार्ट है आरबीआई का रेगुलेटेड फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम का भी पार्ट है यार, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, ओवर 1 लाख विलेजेस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। देखो ये प्लस क्या है भाई, पहले तो हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्कस किया था। देखो अब सरकार बोल रही है ओवर 1 लाख जो है डिक्लेयर कर दिया गया। एनीवेज विलेजेस आर सस्टेनिंग देयर ओडीएफ स्टेटस। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो क्या अपना ओपन डेफिकेशन फ्री वाला स्टेटस जो है वो सस्टेन कर रहे हैं एंड दे हैव सिस्टम्स इन प्लेस फॉर मैनेजिंग द सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। समझ लो बैकग्राउंड की अगर बात करें
तो देखो फेज़ 1 में जो है स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 से 2019 के बीच में चला था, 100% ऑफ विलेजेस वेर डिक्लेयर्ड ODF, और ये कब किया गया था? बाई 2019, राइट। फेज़ 2 में स्वच्छ भारत मिशन 2022-2025 के बीच में टारगेट यही किया गया था दैट 25 तक जो है 2025 तक हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस घोषित कर लेंगे। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ये रेगुलेटेड सब कुछ काम हो रही थी? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर। अब सवाल होता है दैट ठीक है, ODF ODF प्लस ये डिफरेंस है क्या भाई? देखो ODF में क्या है ना दैट कोई भी सिंगल पर्सन भी जिससे मिले ना ओपनली डेफिकेट करता हुआ, मतलब ओपनली पॉटी करता हुआ कोई जिससे ना मिले, ठीक है, ये हो गया ODF, ठीक है। एक हो गया ODF प्लस, इसके तहत मेन एम यही है दैट नो वन डेफिकेटिंग इन ओपन एंड वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स एज वेल, राइट। इसका मतलब तो प्रॉपर्ली समझ ही गए होंगे, मतलब ओपन तो नहीं बट हाँ वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स ज़रूर है, मतलब ओपन में ना करके वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स में अगर लोग करना स्टार्ट कर दे देन वी कॉल दैट सिचुएशन टू बी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। समझ रहे हो बात? तो यही चीज़ है। नेक्स्ट कॉटन प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड न्यूज़ है। बोला जा रहा है ड्यू टू ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन द प्राइसेस ऑफ कॉटन हैज़ रिमेन्ड हाई एंड सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हैज़ रिमेन्ड लो। कॉटन का प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई बढ़ गया है, राइट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में कमी बढ़ी है और उसके लिए प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म जो किसी का भी काम करता है ना वो डिमांड एंड सप्लाई में काम करता है। समझ रहे हो बात? तो सवाल होता है रीजंस क्या क्या हाई प्राइस का? सबसे पहला रीजंस तो है यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, उन्होंने एक प्रोडक्शन फोरकास्ट को कट कर दिया दैट हम लोग कम प्रोडक्शन करेंगे। समझ लो, पेस्ट और हैवी रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके तहत जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उनको सफ़र करना पड़ रहा है पेस्ट अटैक के कारण। कॉटन प्रोडक्टिविटी भी अगर देख लीजिएगा ना ओवरऑल दुनिया का एवरेज, तो ग्लोबल एवरेज अगर देख लीजिएगा 877 किलो पर हेक्टेयर है, बट वहीं पर अगर इंडिया का देख लीजिएगा ये 450 किलो ही या फिर 500 किलो पर हेक्टेयर मैक्सिमम। तो ये कम हुआ ना ओवरऑल प्रोडक्शन, है। एटलीस्ट बोला जा रहा है 80% ऑफ कॉटन जो कि इंडिया में ग्रोन किया जाता है वो BT कॉटन ही है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है। कॉटन के रिलेटेड अगर बात करें तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है। अगेन अगर आप इस टाइप के क्वालिटी क्लासेस चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन टू दीज नंबर्स एंड टेक एडमिशंस इन बॉदराइस एकेडमी। क्लाइमेट की अगर बात करें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड है एंड मिनिमम जो है इतना फ्रॉस्ट फ्री डेज होना ही चाहिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं पास्ट में। रेनफॉल अगर देख लीजिएगा 500 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। स्टेट गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, राजस्थान। और देखिए ये जो कभी भी प्रोडक्शन वाले स्टेट्स होंगे ना वो लेकिन समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो अपडेट योर सेल्फ विद दैट, राइट। इंडिया का अगर पोजिशन देख लीजिएगा सेकेंड है आफ्टर चाइना एंड चाइना इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। सॉइल की अगर बात करें तो कौन सा टाइप के सॉइल में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में, ठीक है। स्पीशीज़ ऑफ कॉटन जो है ऑल द 4 कॉटन्स आर ग्रोन इन इंडिया, जिसमें एशियन कॉटन्स जो है और भी बहुत सारे कॉटन है, स्पेसिफिकली यही वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा में ध्यान मत दीजिए। तो एनीवेज इतना भीतर में भी कभी भी शायद नहीं आता है आपका, ठीक है। एनीवेज कॉटन बेल्ट अगर वर्ल्ड में देख लोगे तो देख लोगे कौन कौन सा रीजन में कॉटन उगाया जाता है, जो सारे डार्क कंट्रीज़ में है, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ प्रोमिनेंट कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। सो एंड बाकी जो ग्रीन में है वो रिस्पेक्टिवली कम ही है। एनीवेज अकामा चेरियान ये एक महिला है, इनफैक्ट शी इज़ अ फ्रीडम फाइटर जो कि साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला से बिलोंग करती है, राइट। 1939 में इन्होंने एक लीड किया था एक प्रोटेस्ट जो कि मास प्रोटेस्ट रैली था। इनफैक्ट इसको देखते हुए पता है महात्मा गांधी जी ने भी इनको डब कर लिया था एज अ झांसी की रानी ऑफ त्रावणकोर। इनफैक्ट 1938 में ये इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी महात्मा गांधी जी से, जिससे क्या उन्होंने अपना जॉब को छोड़ दिया था, जिसके थ्रू वो त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस को ज्वाइन किया। तब का कांग्रेस है ना, मतलब जो कि स्टेट यूनिट था अंदर गांधी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिससे उन्होंने भी अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया था इन इंडियाज़ फाइट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज़ है, लेकिन इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक चीज़ ज़रूर लिखा है that women like her who had been in the forefront of the freedom struggle were later sidelined in the party itself.
मतलब पार्टी में कहीं ना कहीं उनको वो दर्जा नहीं मिला था जो कि एक्चुअली में मिलना चाहिए था, जो कि एक्चुअली में उनके ही अगर सेम मतलब कद के अगर मेल लीडर्स है, अगर मेल लीडर को मिल रहा है तो इनको लेकिन नहीं मिलेगा। वही पेट्रियार्की ये हमारे सोसाइटी दिखलाता है ना। नेक्स्ट, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, द हिंदू से लिया गया ये। दिल्ली पुलिस भी यूज़ कर रही है अभी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, पता है? ओके, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल से फेस खोलते हैं ना, सिर्फ आपका अगर फेस दिखेगा तभी आपका मोबाइल खुलेगा, ठीक है? तो वो क्या है, वो इस टाइप से आपके फेस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपेयर किया जाता है दो इमेजेस को और डिटरमाइन किया जाता है दैट क्या ये दो इमेज का इंडिविजुअल क्या ये सेम है। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ दिन 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस किया था डिजी यात्रा के बारे में, जो कि एयरपोर्ट्स में इस्तेमाल की जा रही है। ये भी एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ना। तो ये सब इस्तेमाल तो किया था ना। सवाल होता है कैसे ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो एक डिवाइस रहेगा, वो आपके फेस को कैप्चर और स्कैन करेगा, राइट। उसके बाद आपका फेशियल डेटा को वो इनपुट करेगा अपने सर्वर में। अपने सर्वर से जो उसके जो डेटाबेस में लिखा फेस ऑलरेडी इनपुटेड है, उससे वो कंपेयर करेगा दैट क्या ये दोनों मिल रहा है। अगर मिल गया तो आइडेंटिफाई कर लेगा और आपकी जो भी प्रोसेस है वो आगे प्रोसेस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ है बेसिकली। कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मिसिंग पीपल एंड आइडेंटिफाइंग परपेट्रेटर्स। बाई चांस सोचे कोई खो गया, राइट। तो फेशियल टेक्नोलॉजी इतना इन्हांस्ड होता है ना, जिससे आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप आराम से लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। मतलब जैसे अगर कोई खो गया हो ना, बच्चे खो जाते हैं, तो अगेन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन दैट मैटर। इम्प्रूविंग आउटकम्स इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, जी हाँ, इसमें भी काम करता है। बेटर सिक्योरिटी मेजर्स, बैंक्स एंड एयरपोर्ट्स में तो हो ही रहा है डिजिटल यात्रा, और बैंक्स में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इनफैक्ट जो फेक आईडीज़ हैं, जैसे बहुत समय आप देख लोगे फेक चालान फेक वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी फेक डिफरेंट पासपोर्ट भी बन जाता है। तो ये सबको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए काम आता है। ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है ये ह्यूमन टच पॉइंट को, क्योंकि इंसान को कोई चीज़ टच नहीं करना पड़ेगा ना। आप जाओगे, आपका फेस रिकॉग्निशन हो जाएगा, खट आगे बढ़ो। बट पहले क्या होता था, जब कोरोना के समय टच पॉइंट के कारण क्या होता था, उसके कारण भी बहुत समय कोरोना फैला है, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट में लोग देख रहे हैं आपका वो आईडी, और पुलिस पर्सनल ही ना देखते हैं आईडी, बट पुलिस पर्सनल को बाद में देखा गया कोरोना हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपके आईडीज़ को टच करते थे, उस आईडी से आप उसको टच करते थे तो आपके से वायरस उस आईडी में जाता था, उस आईडी से अल्टीमेटली पुलिस को चला जाता था। या फिर पुलिस में अगर वायरस है तो ऑलरेडी फिर वो दूसरे आईडी को छूता था, फिर उस छूने के बाद फिर आपके पास था। तो इस टाइप से टच पॉइंट जो है ये बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा, अगर आने वाले समय में ये फेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से करें तो, राइट। इश्यूज़ भी हैं लेकिन कुछ जैसे बहुत समय ये ना फॉल्टी हो जाता है, मतलब रेस और जेंडर के बेसिस में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी रेट जो बहुत हमें कम देखने को मिलता है ना। वॉलेट्स पर्सनल राइट, क्योंकि आपका प्राइवेसी को ये हर्ट करता है ना, आपका इंफॉर्मेशन कहीं पे दूसरे जगह रहेगा। फैक्टर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस द एफिकेसी, एक्यूरेसी एंड पोटेंशियल बायसेस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इंक्लूड स्किन कलर, ज्योग्राफी, रिलीजन, कास्ट। ये कहीं ना कहीं, ये वैसे तो कम ही बोलोगे अभी, बट हाँ, दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण भी कुछ ना कुछ बायसेस हमें ज़रूर से देखने को मिलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में, है ना। वो तो खैर आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, देन ऑफ कोर्स व्हाटएवर द टेक्निकल ग्लिचेस आर देयर वी कैन फाइट विद दैट एज वेल। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। अब एमसीक्यूज में आते हैं, जहाँ पर कल एमसीक्यूज जो पूछा गया था, पहले तो उसके बारे में हम लोग पूछ लेते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया थाईलैंड रिलेशंस। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला था ओल्ड थाईलैंड किंग्स पैट्रोनाइज्ड ओनली बुद्धिज्म रिलीजन इन इंडिया एंड बोथ कंट्रीज परफॉर्म एक्सरसाइजेस सियाम भारत टू इंक्रीज द इंटरऑपरेबिलिटी। बताइए कौन सा सही था? बोथ ओल्ड किंग्स पैट्रोनाइज्ड ओनली बुद्धिज्म, ओनली था क्या? नहीं, राइट। बुद्धिज्म हिंदुइज्म भी था, राइट। सो अगेन ये गलत है, सॉरी, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला लेकिन बिल्कुल सही है ना। तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। दूसरा वाला गवर्नमेंट का सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के रिलेटेड है, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी, to promote FDI in gold and jewelry sector, to reduce India's dependence on gold imports। Absolutely सही। FDI से नहीं, इससे कुछ नहीं था यार, इसका कुछ रिलेशन नहीं था। बट हाँ, पहला तो ज़रूर है आइडियल गोल्ड, क्योंकि अगेन आइडियल गोल्ड अगर आप खरीद ही नहीं रहे हो तो उससे आप डायरेक्टली गोल्ड का बॉन्ड खरीद ले रहे हो ना, और वो बॉन्ड खरीदने से वो पैसे अल्टीमेटली इकोनॉमी सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। सो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देख लीजिएगा किन किन का सही हुआ। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वेर ऑल्सो डब्ड
एज झांसी की रानी ऑफ त्रैवनकोर बाई महात्मा गांधी, सुदीप्ता अधिकारी, बीकाईजी कामा, अकामा चेरियान एंड स्मिता साइकिया। आपको बताना है नीचे कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इज द स्किलिंग प्रोजेक्ट टारगेटिंग विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। 4 ऑप्शन है आपके, एक है हैंडीक्राफ्ट वीवर्स, दूसरा है ट्राइबल यूथ, तीसरा है प्रोस्टिट्यूट रिहेबिलिटेड पीपल और चौथा है आपके बेगर्स। ठीक है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप लोग सभी को ये आंसर देखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।